चलिए इधर देखिए आप लोग, आज का जो टॉपिक है वैदिक काल में बिहार। वैदिक काल में बिहार, वैदिक काल, वैदिक काल में बिहार। आज का टॉपिक यही है। तो हम देखेंगे कि वैदिक काल में बिहार के बारे में हम जानेंगे कि वैदिक काल का, सुनिए इधर, आवाज नहीं, वैदिक काल की जो जानकारी मिलती है हमें किससे मिलती है? तो हमें वेदों से मिलती है। ठीक है, और सबसे पहला वेद कौन है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में देखेंगे कि बिहार के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जानिए कि जो ऋग्वेद में जो है बिहार को सप्त संधव, ठीक है, यानी सबसे पहले अगर ये जानकारी मिलती है कि अगर आर्य लोग आए तो सबसे पहले कहां बसे? सप्त संधव। सप्त संधव का मतलब है कि सिंधु जो नदी के आसपास वाला इलाका है जिसमें 5 नदियां जो आके मिलती है उसी को कहते हैं क्या? सप्त संधव प्रदेश कहते हैं। ठीक है, सप्त संधव प्रदेश में आप लोग को बता देते हैं कौन कौन आएगा। तो देखिए इधर ये वाला इलाका आप लोग देख रहे हैं, हाँ ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए, कोई बात नहीं, गिर गया। तो सप्त सिंधु नदी देख रहे हैं ना, सिंधु नदी देख रहे हैं ना, तो सिंधु नदी और उसके जो सहायक नदी है, जैसे आपको बता देते हैं, सिंधु है, सरस्वती है। हालांकि सरस्वती का अब जो है कहने का मतलब कि नहीं मिलता है, लेकिन अभी सिर्फ प्रमाण मिलता है, इसका भी उल्लेख जो है वेदों में है। इसके अलावा उसकी सहायक नदी है सतलज। सतलज के अलावा ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब नदियों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में कहा गया है कि सबसे पहले जो आर्य लोग आए थे कहाँ आकर बसे थे? सप्त संधव। सप्त संधव मतलब 7 नदियों के आसपास आकर के बसे थे। इसके अलावा देखिए तो हमें क्या बताया गया पहला जानकारी में कि सबसे पहले आर्य आकर कहां बसे। ठीक है, यानी सबसे पहले आर्य, आर्य यानी सप्त सैंधव, सप्त सैंधव, ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। और उसके अंतर्गत 7 नदी बताए थे, जिसमें एक आपको भूलने का चांस है, सरस्वती नदी, इसलिए कि उस समय ये नदी थी लेकिन अब वो नदी नहीं है ना, अब सिर्फ उस पर उसके साक्ष्य भर हैं। तो सप्त संधव में यानी कौन नदी आता है आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम सतलज, चलिए लिख लेते हैं सतलज। सतलज के बाद सरस्वती, 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 रावी, चिनाब, चिनाब, ठीक है, झेलम, झेलम, ब्यास, ब्यास, क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, एक है सिंधु। ठीक है, यानी इसी को मिलाकर के क्या कहते हैं हम लोग? सप्त संधव कहते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि सबसे पहले अगर बिहार की जानकारी मिलती है अगर कोई ब्राह्मण ग्रंथ है तो कौन है? शतपथ ब्राह्मण। और किसके द्वारा लिखा गया था शतपथ ब्राह्मण, कोई बताएगा? हाँ, तो कौन लिखे थे? एक थे याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं और उनकी पत्नी थी जिनका नाम है मैत्रेयणी, नाम सुने हैं? हाँ, तो याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयणी ये दोनों ने मिलकर के शतपथ ब्राह्मण लिखा है। और उस शतपथ ब्राह्मण में भी बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी कहां से मिलेगी? हाँ, बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी, जानकारी कहां से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। ओके, हाँ, तो आपको पहले क्लास में भी बताए थे
कि अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाता है तो ऋग्वेद के बाद किसका नाम आता है? शतपथ ब्राह्मण का ही आता है। ठीक है, और अगला देखिए, कह रहा है कि पुराण के अनुसार, पुराण में क्या लिखा गया है बिहार के बारे में? तो ये लिखा गया है कि यानी जो बिहार के जो सबसे प्राचीन वंश है, कौन है? बृहदत्त वंश। हाँ, बिहार का सबसे प्राचीन वंश कौन है? बृहदत्त वंश। और ये कहाँ जो है वंश का शासन था? तो मगध में। ठीक है, यानी हमको यानी पुराण में ये बताया गया है कि मगध में सबसे प्राचीन अगर कोई वंश था तो कौन था? बृहदत्त वंश। इसको लिखना पड़ेगा, सब लिखते चले। चलिए लिखिए। पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश, मगध का सबसे प्राचीन वंश, सबसे प्राचीन वंश कौन है? हाँ, उसका नाम है बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश। इसके बारे में आप लोगों को पहले बता चुके हैं, है ना? इसके अलावा देखिए ऋग्वेद में वे क्या है बिहार के बारे में? तो ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में बिहार को ये बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से पुकारा जाता था? नहीं, कीकट। देखिए इनको याद है। हाँ, क्या बताते? कीकट। हाँ, बता चुके हैं, कीकट। और यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता था? ब्रात्य। क्या बताएं? हाँ, कीकट। तथा लोगों को, यहाँ के लोगों को क्या कहा गया है? ब्रात्य कहा गया है। ओके, तो ऋग्वेद में आपको यानी जो मगध वाला इलाका है, ठीक है, यानी बिहार का पहचान मगध जो है साम्राज्य से ही होता है। तो जो मगध वाला इलाका को क्या कहा गया है जो है ऋग्वेद में? कीकट। और वहां पे जो भी निवास करने वाले लोग हैं उनको क्या कहा गया है? ब्रात्य कहा गया है। इसके अलावा देखिए वायुपुराण, वायुपुराण में देखिए क्या है? तो वायुपुराण में भी बिहार के बारे में जानकारी है। वायुपुराण, तो वायुपुराण में कुछ जगहों के बारे में उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा जगह है? तो आपको बताए थे कि गया है, राजगीर है, पुनपुन है, ठीक है। तो ये जगह को क्या माना गया है? पवित्र। इसको क्या माना गया है? पवित्र। तो पुराणों में गया को, गया, राजगीर एवं पुनपुन को क्या माना गया? पवित्र माना गया। हाँ, ठीक है, पवित्र माना गया है, ऊपर वाला मिटाएंगे। ऊपर वाला मिटा दे। हो गया सबका? चलिए इसको मिटाते हैं, किसी का छूटा नहीं है ना? आगे देखिए, तो ये जो मगध का क्षेत्र है इसको जो है हम क्या बताएं? किसके अनुसार? तो वायु पुराण के अनुसार जो जगह है राजगीर, गया और पुनपुन को क्या माना गया है? पवित्र माना गया है। लेकिन वराह पुराण में जो है मगध वाला क्षेत्र को अपवित्र माना गया है। और कारण क्या बताया गया है?
कि यहाँ पर असुरों का राज था। असुर, अरे जिसको पहले हम लोग क्या कहते थे, राक्षस कहते थे, है ना। तो उसमें कहा गया है वराह पुराण में कि जो मगध का क्षेत्र है ये अपवित्र है। कारण क्या है कि यहाँ पर असुर राज करते हैं, है ना। तो देखिए वराह पुराण, वराह पुराण, वराह पुराण में मगध, मगध को अपवित्र माना गया है। अपवित्र, अपवित्र माना गया है। ओके, तो वराह पुराण के अनुसार मगध का जो क्षेत्र था क्या, अपवित्र था। कारण क्या था कि यहाँ पर असुरों का राज था। आगे देखिए, इसके अलावा देखिए इसका जो उल्लेख जो है बिहार का उल्लेख अथर्ववेद में भी है ना। बिहार का उल्लेख अथर्ववेद में है। और आगे देखिए कह रहा है कि बिहार में जो वैदिक संस्कृति का जो प्रसार हुआ किस काल में हुआ, उत्तर वैदिक। क्योंकि सबसे पहले आर्य लोग आए तो कहाँ बसे थे, सप्त संधव, सिंधु वाला इलाका में। तो बताया था कि उस समय जंगल बहुत अधिक थे। जब लोहे का आविष्कार हुआ तो जंगलों को साफ करते हुए किधर बढ़े, वो पूरब की तरफ बढ़े, है ना। तो इनका जो है लगभग आगमन कब हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल में। तो वैदिक संस्कृति का जो प्रसार बिहार में हुआ उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। यानी बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार, वैदिक संस्कृति का प्रसार, वैदिक संस्कृति का प्रसार उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है। तो यह जो काल था यानी पूरे बिहार का आर्यीकरण का काल था। मतलब कि धीरे धीरे पूरे बिहार में आर्य लोग आके बसते चले गए और अपनी संस्कृति का विस्तार करते चले गए। देखिए कह रहा है कि आर्य के बारे में क्या लिखा गया है सतपथ ब्राह्मण में। आर्य यानी सतपथ ब्राह्मण में आर्य के जो है आर्यों के बारे में लिखे थे कि विदेश क्षेत्र, जो विदेश क्षेत्र कहलाता है आजकल का जो मुजफ्फरपुर मिथिलांचल वाला इलाका, ठीक है। यानी मुजफ्फरपुर दरभंगा इलाका का नाम सुने हैं ना, हाँ, यानी वो दोनों जिला है। तो उस वाला इलाका को क्या कहते थे, विदेश क्षेत्र, विदेश क्षेत्र। तो ये चर्चा है सतपथ ब्राह्मण में कि एक विदेह के राजा थे जिनका नाम था माधव, यानी उनको कहा गया है विदेह माधव। उन्होंने एक जो है असुर का पीछा करते हुए, उसको पीछा करते हुए कहां तक ले गए थे, सादा नीरा नदी तक। सादा नीरा जो नदी जो है उसका अभी वर्तमान में क्या नाम है, गंडक। अरे जो गंडक नदी बिहार में बहती है ना, आपको बताया था कि गंडक नदी यूपी और बिहार का सीमा बनाती है। तो सतपथ ब्राह्मण में ये लिखा गया है कि जो विदेह माधव ने, उनके एक पुरोहित थे जिनका नाम था गौतम राहुगण नाम था। क्या नाम था, गौतम राहुगण। उनके साथ जो है किसका, एक वैश्य बानर, ठीक है। वैश्य बानर का पीछा करते हुए कहां तक पहुंचे थे, गंडक नदी तक। यानी उस समय उस गंडक नदी का क्या नाम है, उस गंडक नदी का क्या नाम है, सदा नीरा, है ना। तो इसकी चर्चा किया गया है, किस में किया गया है, सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। और देखिए कह रहा है कि यजुर्वेद में भी बिहार के बारे में उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, कह रहा है कि अगर यजुर्वेद में कहा जाए तो किसका उल्लेख है, तो विदेह राज्य का। विदेह राज्य के बारे में आप जानते हैं कि विदेह राज्य में ही राजा जनक थे, बाद में वहां के राजा बने। इसके अलावा और देखिए, यानी आपको वाल्मीकि का रामायण सुने होंगे, रामायण बताते कि रामायण महाभारत इस सब में जो है बिहार का वर्णन है। तो वाल्मीकि का जो रामायण है उसमें जो है बिहार के बारे में एक जगह है जिसका नाम है बक्सर, ठीक है। क्या नाम है, बक्सर। तो बक्सर के लिए क्या कहा गया है, तो जो वाल्मीकि के रामायण है उसमें बक्सर के लिए यानी क्या क्या उसमें शब्द है, दो शब्द है, एक है करुणा और दूसरा है मलद, ठीक है।
हाँ, तो बक्सर के लिए यानी यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है, वाल्मीकि रामायण। ठीक है, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण में बक्सर के लिए, बक्सर के लिए कौन कौन बताए? मलद एवं करुणा, मलद, मलद एवं करुणा का उल्लेख किया गया है। करुणा, करुणा का उल्लेख, करुणा का उल्लेख किया गया है, किया गया है। और इस बक्सर को रामायण में तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है तारकावध, हाँ, यानी तारकावध जो रामायण में उल्लेख है कि यहीं पर क्या हुआ था, तारकावध हुआ था। और जो श्री राम ने यानी किसके के साथ, अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आकर के बक्सर के ही नजदीक जो है यानी गुरुकुल में क्या किया था, शिक्षा लिए थे वो, है ना। तो इसका भी वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। आगे तो चलिए देखते हैं। तो हम ये देखें कि बिहार का उल्लेख अगर कहा जाए तो किसमें मिला, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाने वाली जो वेद है यानी चारों वेद का देखे, यानी ऋग्वेद में भी है, सामवेद में भी है और यजुर्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है। इसके अलावा हम ब्राह्मण में भी देखें, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है अत्रेय है, तत्रेय ब्राह्मण है। तो यानी आपको ब्राह्मणों में भी बिहार का उल्लेख किया गया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लीजिए कि आर्यों द्वारा जो है किन किन क्षेत्रों को किन किन नाम से जाना जाता था। आज तो वर्तमान में तो स्थिति अलग है, तो उस समय आर्यों द्वारा कौन कौन क्षेत्र को किस किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो याद रखिए कि जो हरियाणा पंजाब वाला इलाका है, पंजाब हरियाणा देख रहे हैं आप लोग मैप में, देखिए ऊपर, तो उसमें उसको ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। हाँ, क्या किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मावर्त। इसके बाद आइए, यानी जो गंगा यमुना का दोआब है बीच वाला इलाका, इसको किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रह्मर्षि देश। किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मर्षि। यानी पंजाब और हरियाणा वाला इलाका को आर्य किस नाम से बुलाते थे, पंजाब हरियाणा वाला ब्रह्मावर्त ना, भूल जाते हैं, यानी ब्रह्मावर्त। और गंगा यमुना के दोआब वाले जो है क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते थे, ब्रह्मर्षि देश। ठीक है, अलग अलग ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि देश दो अलग अलग नहीं लग रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, यानी विंध्याचल पर्वत और भी यानी हिमालय पर्वत के जो बीच वाले क्षेत्र थे उनको क्या बोलते थे, मध्य देश। क्या बोलते थे, मध्य देश, या उसको, हाँ, इसीलिए आज भी जो देखे होंगे मध्य प्रदेश वाला इलाकों को मध्य के नाम से जानते हैं। हाँ, वहीं पर है, दोनों के बीच में ही पड़ता है। इसके अलावा अगर कहा जाए कि बिहार हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, जिसमें बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा सब आता है, इस वाले एरिया को किस नाम से जानते थे, आर्यावर्त। किस नाम से जानते थे, आर्यावर्त। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यानी ये टॉपिक क्या बताते थे, आर्यों द्वारा जो है, हाँ, आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण, आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण, इसको मिटा देते हैं। आर्यों द्वारा, आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण, नामकरण। पीछे के लोग बहुत पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब उनका सिलेक्शन एकदम 100% होने वाला है, अब वो लोग रुकने वाले नहीं है। और जो भर्ती लेने वाला बोर्ड है उठा के ले जाएगा जबरदस्ती। चलिए इधर, चलिए, तो हम देखिए यहाँ पर देखते हैं, पहला में पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा को किस नाम से जानते थे, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त।
ठीक है, यानी पंजाब हरियाणा वाला ब्रह्मावर्त, और दूसरा गंगा जमुना दोआब। ठीक है, गंगा यमुना, गंगा यमुना दोआब को किस नाम से? ब्रह्मर्षि देश, है ना, ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश। तीसरा में यानी विंध्य, विंध्य पर्वत का नाम सुने होंगे, विंध्य, विंध्य पर्वत, पर्वत और हिमालय, हिमालय के बीच, हिमालय के बीच क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? यानी इसको क्या कहते थे? मध्य देश, मध्य देश। और अभी जो है बिहार बंगाल, चौथा में है बिहार, बिहार और बंगाल, ये दोनों को आर्यावर्त, आर्या। तो यानी ये किस काल की बात बता रहे हैं हम? वैदिक काल का। ओके, तो आर्यों ने अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग जो है नामों से पुकारते थे। ओके ना, चलिए तो सुन लीजिए। तो बिंबिसार से जो पहले का इतिहास जानकारी मिलता है, बिंबिसार का तो नाम सुने होंगे, हर्यक वंश का जो संस्थापक था। तो बिंबिसार से पहले की अगर जानकारी मिलती है तो किससे मिलती है? तो जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है बताए थे, जैसे आत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, तो उससे जो जानकारी मिलती है हमें, तो बिंबिसार से पहले की जानकारी मिलती है। ओके, तब अगला चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा महाजनपद काल में बिहार, महाजनपद काल में बिहार। यानी इस काल में यानी 16 ऐसे महाजनपद थे, मतलब उस समय तक 16 बड़े बड़े राजा मतलब आ चुके थे। तो महाजनपद काल में बिहार, इसका हेडिंग महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद काल में बिहार। हाँ, ये हेडिंग है, महाजनपद काल में बिहार के बारे में देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि लगभग जो है मानेंगे हम बुद्ध के जन्म से कितना वर्ष पहले? तो लगभग 6ठी शताब्दी का वर्ष पहले, बुद्ध के जन्म से लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पहले भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, और उस महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और उसमें कौन कौन महाजनपद के बारे में उल्लेख है? तो बिहार में जो 3 बड़े महाजनपद थे, कौन कौन? मगध, अंग और बज्जी। तो 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद अकेले कहाँ थे? बिहार में थे। उसमें से अगर अंग की बात कहा जाए, अंग, तो उस अंग का जो है जनपद का उल्लेख हमें अथर्ववेद में भी मिलता है ना। और वो अंग जो है कहाँ पड़ता है? तो अभी जो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर, ठीक है, भागलपुर और मुंगेर वाला जो इलाका में जो है कौन सा जनपद स्थित है? अंग जनपद स्थित है। आगे देखिए, कह रहा है कि जो ह्वेनसांग आपने जो है यात्रा वृतांत में लिखा है, किसके बारे में लिखा है? तो अंग के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? चेनप्पो, चेनप्पो अंग के बारे में जो है, यानी कौन? तो ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग बताए जी। तो ह्वेनसांग जो है अपने यात्रा वृतांत में अंग को क्या बताया है? चेनप्पो के नाम से उल्लेख किया है। ओके, और बताया है कि अंग राज में कुल कितने? 25 गो राजा हुए थे। 25 राजा जो है
अंग में कितने राजा हुए? 25 राजा हुए। और जिसमें जो उसका जो पहला राजा था, उस राजा का नाम था क्या? तीतुच्छी। एक आर्य राजा था। हाँ, तीतुच्छी। ये अंग का पहला आर्य राजा था, है ना। और अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। और महाभारत काल में अगर कहा जाए तो महाभारत काल में जो कर्ण जो है कहाँ का शासक था? अंग का ही राजा था। आर्य, पहला आर्य राजा था तीतुच्छी। कहाँ का? अंग का। ओके। इसके अलावा कहा जाए तो यहाँ का अगर अंतिम, कौन अंतिम अगर कहा जाए कि आर्य राजा कौन था, तो कर्ण ही था, है ना। तो अंग का प्रथम आर्य राजा कौन हुआ? तीतुच्छी। अंतिम राजा। ओके। टोटल कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है? 25 राजाओं का उल्लेख मिलता है। चलिए लिख देते हैं। यानी अंगुत्तर निकाय में, यानी अंगुत्तर 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 निकाय, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। उल्लेख है। जिसमें कौन? मागध, इसके अलावा बज्जी तथा अंग। बिहार में स्थित थे। कहाँ थे? बिहार में स्थित थे। ओके। ठीक है। वेन क्या लिखे? वेन सांग ने अंग को क्या कहा है? इसमें क्या कहा है उसने? चेनप्पो। क्या कहा है? चेनप्पो। यानी वेन सांग ने अंग को चेनप्पो के रूप में वर्णित किया है। वर्णित किया, यानी वेन सांग उसको चेनप्पो के नाम से बताया। और कह रहा है कि अंग में जो है कौन कौन इलाका आता है? वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भागलपुर तथा मुंगेर, ठीक है। यानी वर्तमान में भागलपुर तथा मुंगेर जो है, ठीक है, यानी महाजनपद काल में, जनपद काल में अंग के, यानी अंग जनपद के अंतर्गत आते थे। अंग जनपद के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत आते थे। बोलिए। दूसरा वाला में, ये वाला में वेन सांग ने अंग को चेनप्पो के रूप में वर्णित किया है। चेनप्पो
आंग जनपद में, आंग जनपद, ठीक है, आंग महाजनपद में कुल 25 राजा हुए। राजा 25 राजा हुए, जिनमें जिनमें पहला आर्य राजा, पहला आर्य राजा, पहला आर्य राजा कौन था? तितुच्छी, तितुच्छी। तथा अंतिम अंतिम आर्य राजा कौन था? अंतिम आर्य राजा कौन था? कौन था? ओके, हो गया। तो जो इसमें छोटा है उसको लिख दीजिएगा। आगे देखिए, का किसका पुत्र था? कुंती, कुंती का नाम सुना? तो एक का कुंती का पुत्र था। तो कर्ण भी क्या था? एक आर्य राजा था। अतितुच्छी भी कौन था? आर्य राजा। अब महाभारत के बाद, जब महाभारत हो गया उसके बाद जो है अंग और मगध के बीच में हमेशा क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। किसके किसके बीच? अंग और मगध। क्योंकि अंग जो है मगध के जस्ट कहा था? पूरब में पड़ता था, है ना। एक बीच में चंपा नदी है, तो चंपा नदी के इस पर वाला किसका इलाका था? मगध का। और चंपा नदी के उस पर वाला इलाका कौन था? कौन? अंग का। तो जब महाभारत खत्म हुआ तो उसके जो है बाद मगध और अंग के बीच हमेशा क्या है? युद्ध होता रहता था। और उसके दौरान उसके जो अंतिम 3 राजा थे, कौन कौन अंतिम 3 राजा महाभारत के बाद देखिए, ठीक है। महाभारत, महाभारत, ठीक है। महाभारत युद्ध के पश्चात, महाभारत युद्ध के पश्चात पश्चात ठीक है, मगध, मगध एवं अंग, अंग के बीच, अंग के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। संघर्ष होते रहे, ठीक है, होते रहे। यानी जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ उसके बीच जो है हमेशा अंग के बीच और मगध के बीच लड़ाई होता रहता था, ठीक है। इस दौरान ठीक है, अंग के अंतिम 3 राजा, अंतिम 3 राजा कौन कौन थे? तो एक थे दधिवाहन, इस दधिवाहन के बारे में आप सुने होंगे कि एक दधिवाहन की कौन थी? पुत्री थी, जिसका नाम क्या था? चंपा। उन्होंने सबसे पहले जो है जैन धर्म को अपनाया था। तो ये दधिवाहन की पुत्री थी। इसके अलावा दूसरा क्या है? द्रदवर्मन, तथा कौन? ब्रह्मदत्त, ठीक है, यानी ब्रह्मदत्त, हाशियादा ब्रह्मदत्त। यानी इस दौरान अंग के अंतिम 3 राजा दधिवाहन, द्रदवर्मन और ब्रह्मदत्त हुए।
ओके। और आपको मालूम होगा कि जब हर्यक वंश यानी मगध में कौन हर्यक वंश की स्थापना हुआ, तो हर्यक वंश के शासक कौन था? बिंबिसार। उन्होंने इसी ब्रह्मदत्त को हरा करके उस अंग को क्या कर दिया? मगध में मिला लिया, है ना। तो हर्यक वंश के शासक हर्यक वंश के राजा या शासक राजा बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार ने किनको हरा के? ब्रह्मदत्त को, ठीक है। ब्रह्म ठीक है, ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को ठीक है, अंग को मगध में मिला लिया। अंग को मगध में मिला लिया। ओके। तो बिंबिसार के समय में जो है अंग किसमें मिल गया? तो मगध में मिल गया। ओके। तो अगला जो चलेंगे हम आज जो है ये अंग के बारे में बताएं, ठीक है। और अगला जो क्लास किसका होगा? तो अगला होगा कि तो बज्जी का होगा, नहीं तो मगध का होगा। ओके। तो सबसे पहले हम बज्जी कर लेंगे, इसके बाद मगध को देखेंगे। ओके।